अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, आर्मी चीफ़ की तकर्री के ऊपर अपोजिशन की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से और हुकूमत की तरफ से जितनी डिबेट थी वो अब इख्तिताम को पहुंचती जा रही है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बयान दिया है आज शाम ही के 25 नवंबर तक आर्मी चीफ़ का जो तकर्रुर है वो होने का कभी इम्कान है। और आपको मालूम है कि इससे पहले इमरान खान साहब भी लॉन्ग मार्च के ज़रिए प्रेशराइज़ करते रहे हैं हुकूमत को। और अब जो तारीख़ उनकी जानिब से सामने आई है वो है 26 नवंबर की, जिसमें फैज़ाबाद पर जलसा करने के हवाले से वो सिक्योरिटी भी मांग रहे हैं। और कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो वहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, लेकिन हुकूमत इसमें रुकावट है। अता तारड़ साहब ने यह कहा कि अगर कोई भी पायलट इस तमाम तर जो एक्टिविटी है उसका हिस्सा बनेगा तो सिविल एविएशन उसका लाइसेंस कैंसिल कर देगी और वहाँ पर लिए लैंडिंग नहीं हो सकती। तो इस पर अब एक नया डेडलॉक और तसादुम की फ़ज़ में आ चुकी है। और इसके साथ साथ असद उमर साहब ने भी ये फरमाया कि 25 नवंबर को ही मुल्क भर से जो कारकुनान हैं वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे और ये जलसा जो है वो हम तारीख़ का सबसे बड़ा करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब इस पर उनको आमादा नहीं कर पा रही कि इस तरह से आप वहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच नहीं कर सकते और फैज़ाबाद पर कोई हेलीकॉप्टर की लैंड हो सकती। तो देखना ये है कि इस क्राइसिस को कैसे गवर्नमेंट अब डील करती है। जहाँ तक आर्मी चीफ़ की तैनाती का मसला है तो उसको 25 नवंबर तक ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया है कि वो जो नाम है वो फाइनलाइज़ करके उसको पब्लिक कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर तोशाखाना केस की बात करें तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो फ़ौजदारी कार्रवाई की रिकमेंडेशन थी वो उस पर अब इम्प्लीमेंटेशन का आगाज़ हो चुका है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस कार्रवाई का आगाज़ हुआ है। कल से इस पर समाअत भी होना शुरू हो जाएगी। तो यकीनन कहा जा रहा है कि मज़ीद भी मुश्किलात इमरान खान साहब के लिए हो सकती हैं इसमें। इसके अलावा जो 26 नवंबर की तारीख़ का ऐलान है उस पर ख़ासी डिबेट हो रही है कि इमरान खान साहब ने आया ये क्यों किया, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था जो अपोजिशन थी इमरान खान साहब को जो अपोज़ कर रही थी वो यही फरमा रहे थे लोग कि ये असल में 1 पॉइंट एजेंडा जो है इसका वो ये है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती और उस पर प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखना ये कि अब 26 नवंबर को क्या नैरेटिव इमरान खान साहब पेश करते हैं, क्योंकि ये भी उन्होंने फरमाया कि रजीम चेंज के पीछे अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो वो उसको रोक तो सकते थे। तो इसको यूटर्न कहा जा रहा है और लोग ये भी कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब ने बयानिया तश्कील दिया है गुज़श्ता चंद महीनों में उससे शायद अब एक कदम वो पीछे हटना चाह रहे हैं और जो सॉफ्ट टोन है उनकी वो दिखाई दे रही है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब मौजूद होंगे, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना एहसान साहब मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आलिया हमज़ा साहिबा तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं, उनसे आगाज़ करते हैं। आलिया साहिबा, पहले तो ये बताइएगा कि जो फैज़ाबाद पर आप लोग चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड करे, हुकूमत जो है वो इस पर बज़िद है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो क्या फिर अल्टरनेटिव है आपके पास अगर हुकूमत इस पर रजिस्ट करती है तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि हुकूमत तो हर तरह से ये चाहती है कि इस लॉन्ग मार्च को रोका जाए। आपने देखा है कि उन्होंने कितनी तैयारी करके रखी हुई है, अपने ही आवाम के ऊपर शेल्स मारने, उन्होंने ड्रोन्स इकट्ठे करके रखे हुए हैं, सिंध से पुलिस बुलानी है, रेंजर्स को बुलाना है और अपने ही आवाम को एक पुरअमन एहतजाज के हक से रोकना है। लेकिन बात इतनी सी है कि हम तो पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं और हमारा मुतालबा 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए और जितनी जल्दी हो सके हमें वो चाहिए। तो इससे ये क्यों भाग रहे हैं? यानी अवाम से एक जमहूरी हुकूमत कैसे भाग सकती है? दूसरी बात, आपने कहा कि जी हमने यू टर्न ले लिया। मसला तो ये है ही नहीं। मुझे ये लगता है कि खान साहब की बातें जो है ना वो समझने के लिए या तो बहुत अकल और शऊर चाहिए या फिर मीडिया उसका नरेटिव इस तरह से बिल्ड करने की कोशिश करता है। देखिए, बात सारी एक ही है और बात सारी ये है कि खान साहब पहले दिन से यही कहते थे कि चौकीदार न्यूट्रल नहीं हो सकता। जब आपके घर के ऊपर डकैती हो रही हो, आपके घर के ऊपर कोई चोर लुटेरों मुसल्लत हो रहे हो और आपका घर ये पाकिस्तान है, तो आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। यही बात खान साहब दोबारा, मतलब वो सियासत में मुदाखलत करके फिर आइन तोड़ दें, ये चाहते हैं आप? देखिए, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो फिर मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी? देखिए, इसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल इतनी ही सादा सी है कि जो लोग सब आपको पता है कि कोई डिग्गी में बैठकर डील करने जाता था या कोई कमर दर्द का बहाना बना के पिछली सीट पर जाकर डील करने जाता था, तो उन कठपुतलियों से हम क्या बात करें? और हम उन कठपुतलियों की तरह कोई अपने करप्शन के केसेस कोई NRO 2 लेने के लिए तो बात नहीं कर रहे। हम तो एक सादा सी बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जिन लोगों ने
फैसला साजों ने इनको मुसल्लत किया है वो फैसला साज अवाम की सुने। इस वक्त 22 करोड़ अवाम फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांग रही है, एक जमहूरी हुकूमत मांग रही है, एक ऐसी हुकूमत मांग रही है जिससे इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। आप ये देख रहे हैं कि आज मुल्क के डिफॉल्ट होने की शरह जो है वो 93% के ऊपर बढ़ गई है। तो आप मुझे ये बताएं कि इस पर शुक्रिया किसका अदा करना है? उनका शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने कहा था कि इस तो आलिया साहिबा, इलेक्शन तो आपको कल मिल सकता है, आप दोनों असेंबली से विड्रॉ कर लें, इलेक्शन का माहौल बन जाएगा। मुजम्मिल साहब, मुझे एक बात तो समझ में नहीं आती है, एक जगह जहां पर एक 88 सीट्स वाली पार्टी जिसको पूरी तरह से अक्सरियत हासिल नहीं है और एक 55 सीट्स वाली पार्टी का एक जोड़ करके आपको एक हुकूमत बनाई है, और एक जगह केपीके में हम 2/3 मेजोरिटी से आए हुए हैं। पंजाब की हुकूमत अवाम ने इनसे छीन के पीटीआई को दी, यानी वो हुकूमतें जहां पर जो जमहूरी हुकूमतें जहां पर अवाम का फैसला पीटीआई है, हम उन्हें डिसॉल्व कर दें। लेकिन नहीं, फिर इलेक्शन अगर चाहिए तो फिर तो डिसॉल्व करना पड़ेगा। है नहीं देखें, हम बिल्कुल करेंगे। पहले ये सिंध हुकूमत डिसॉल्व करें, पहले ये नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करें। ये वही वाली चीजें हैं कि ये तो हर लिहाज से भागना चाहते हैं। आपने नहीं ये देखा कि पंजाब हुकूमत में मुसल्लत रहने के लिए इन्होंने कौन कौन से गैर आईनी और गैर इखलाकी काम किए। आपने नहीं ये देखा कि जिस तरह से यहाँ पर यानी एक हुकूमत जो जमीर की मंडियां लगाकर आए। चले आलिया साहबा, बिलाखिर आपने ये तो तस्लीम किया ना कि रजीम चेंज, पहले तो आपने अमेरिकन कंस्पिरेसी को ही थोड़ा सा चेंज कर दिया और आपने उस पर भी सॉफ्ट कॉर्नर ले आए। अब आप कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट भी पीछे नहीं है, तो अब इस पर बरकरार रहेंगे या कोई नए बयानिए की तवक्को की जाए? मैं आपको एक बात बता दूं, कैटेगोरिकली बता दूं, इमरान खान साहब के बयान को मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं। अमरीकी साजिश अंदरूनी सहूलतकारों के बगैर कामयाब नहीं हो सकती थी। यानी ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है, ये डोनाल्ड लू की धमकी के ऊपर जो लोग न्यूट्रल हो गए और जिन्होंने सर नडर कर दिया, वो लोग इसका हिस्सा हैं। और इसके सहूलतकार वही हैं जिन्होंने इनको मुसल्लत किया है इस 22 करोड़ अवाम के ऊपर। अच्छा। ना इससे बरी जिम्मा हम हो रहे हैं, ना अपने अमरीकी साजिश के बयानिए से हम बरी जिम्मा हो रहे हैं। खान साहब ने कहा इट इज बियॉन्ड मी, आई हैव लेफ्ट इट बिहाइंड। वही तो बात है कि एक लीडर ये कह रहा है कि मैं अपने मुल्की मफाद के अंदर, अपने पाकिस्तान के लार्जेस्ट इंटरेस्ट के अंदर, अपने ऊपर जो हुआ है, जो इस मुल्क के ऊपर शब खून मारा गया, मैं उसे भी छोड़कर अगले ताल्लुकात की तरफ को सवार करने की तरफ जा रहा हूं। मेरा ये ख्याल है कि बजाय इसके कि हमें उस लीडर की फोरसाइटेडनेस को, उसकी विजडम को, उसके पेशेंस को अप्रिशिएट करना चाहिए। हम उस चीज को ट्विस्ट करके ये कह रहे हैं, ना हम अमरीकी बयानिए से पीछे हट रहे हैं, दिन ब दिन वो स्ट्रेंथन हो रहा है क्योंकि अवाम के अंदर वो पेनिट्रेट कर चुका है। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका आलिया साहिबा, इसका जवाब लेने दीजिए। मंजूर नहीं है, साजिश भी मंजूर है। लास्ट बात मैं कर लूं, मैंने रिक्वेस्ट की थी, बस मुझे बात खत्म कर लेने दे। उसके बाद वही वाली बात है जो हमें इदारों पे हमला करने का बता रहे हैं, वही इदारों के जो चीफ है, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स भी, उनके असासों की तफसीलात भी पहले खुद लीक करते हैं, बाद में ये तो इल्जाम है ना, वो तो तहकीकात कर रहे हैं सागदार साहब। तो वही बात है ना, यानी वो इस चीज को विंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो असासों में इजाफा हुआ है ये चीफ की है और ये जो तफसीलात आई है ये बिल्कुल ठीक है। यही तो इनका तरीका है वारदात है। और इसके बाद ये भी सवाल यहाँ पर आपको मेरी तरफ से ये आलिया साहिबा, आपके दौर में भी कुछ कंपनीज की तफसीलात आई थी, वो फिर आपने लीक की थी, वो किसने की? एक सेकेंड, क्यों ये भगोड़ा जो है अपने टब्बर के साथ, पूरे टब्बर के साथ लंदन से भी फरार हो रहे हैं? क्या तस्नीम हैदर ने जो पुलिस रिपोर्ट कराई है वो इतनी उनके गले पड़ने वाली है? और ये जो चौथा बंदा है इंशाअल्लाह ताला, इनका नाम भी हम FIR में खान साहब के कत्ल की साजिश के अंदर शामिल करेंगे। जिस तरह से वजीर दाखिला, वजीर आजम और जनरल फैसल नसीर का नाम होना चाहिए, तो अब इनके परवेज इलाही साहब मान जाएंगे उस पर? होना चाहिए। देखिए मेरी एक बात सुने, आपको भी पता है कि वो कौन था, वो वही था जिसने, इमरान खान तो वजीर आजम था लेकिन कैदियों की गाड़ियां जो है वो नेशनल असेंबली और वजीर आजम हाउस के बाहर भिजवाई थी। ये वही था जिसने रात के 12 बजे अदालतें खुलवाई थी और 10 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुलवाया था। ये वही था जिन्होंने
एयरपोर्ट के ऊपर हाई सिक्योरिटी अलर्ट किया था। ये वही लोग हैं जो अब FIR नहीं होने दे रहे, और एक एक्स और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की FIR भी दर्ज होगी, नामजद मुजरिम भी उसके अंदर डाले। ठीक है आलिया साहिबा, यू हैव टेकन योर टाइम, आपका पॉइंट आ गया। एहसान साहब, आपने गुफ्तगू सारी सुनी, कहना उनका ये है कि इलेक्शन से दरअसल आप भाग रहे हैं और लंदन से भी भाग रहे हैं अब तो आप, और जो यूरोप का ट्रिप है शरीफ फैमिली का वो दरअसल इसलिए कि वहाँ पर दरख्वास्त आ जाएगी आपके अगेंस्ट। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ दीज एलिगेशंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं क्या इसको ऊपर रिस्पॉन्ड करूं। वो हॉलिडे पे जा रहे हैं मियाँ साहब जो हैं, और वो 10 दिनों बाद जब वापस आ जाएंगे तो तब आलिया साहिबा को दोबारा बुला लीजिएगा कि वो कहाँ से भागे थे और क्यों भागे थे और क्या हो रहा था। और वो जो बोगस जो बंदा जिसको लेके आए थे उसके खिलाफ मैं तो समझता हूँ कि वो इतना बोगस है कि उसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूँ। इनका प्रोपेगेंडा मशीन जो है वो बंदा सर पकड़ के बैठ जाए कि क्या क्या किस किस किस्म के ये ड्रामे करते हैं और किस किस किस्म के ये तमाशे लगाते हैं, और फिर जब झूठे साबित हो जाते हैं तो फिर मुकर जाते हैं कि ये तो ऐसी बात ही नहीं। अभी ये आलमी साजिश की जो बात कर रही थी, इन्होंने क्या कहा? इनको पहले तो सवाल ये पूछना चाहिए कि मुझे बताएं, इमरान खान साहब जर्मन में तकरीरें करते हैं या फारसी में तकरीरें कर रहे होते हैं जो लोगों को समझ नहीं आती? इमरान खान साहब ने अंग्रेजी उर्दू में ही बातें की है ना, तो अंग्रेजी उर्दू में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि मैं तो अमेरिका को ब्लेम भी नहीं करता कंस्पिरेसी के लिए। ये कहा है ना, इसका मतलब है कि जिसने साजिश की उसको वो ब्लेम ही नहीं करते। तो इससे बड़ा यू टर्न क्या हो सकता है? यानी कि किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? अवाम की अकल को के ऊपर सवालिया निशान बना रहे हैं कि लोगों को समझ नहीं आती, उसकी तशरीह आप कर देंगी। क्यों करेंगी भी तशरीह आप? आपके लीडर ने प्लेन एंड सिंपल यू टर्न लिया है। उसने झूठ बोला था, उसका झूठ ऑडियो लीक से साबित हुआ। उसने झूठ बोला था, उसके झूठ को आपके सदर आरिफ अलवी ने तस्लीम नहीं किया, उसको भी शक है। फिर आपने खुद यू टर्न ले लिया। अभी भी आप लगे हुए हैं, पागल समझते हैं लोगों को कि आलमी साजिश, हम हटे नहीं, पीछे नहीं हटे। आपने बेजर यू टर्न लिया है। आपने वही यू टर्न लिया है जो आपने 35 पंक्चर में लिया था, अवाम को बेवकूफ बुला के, इस मुल्क में इंतशार फैला के। आज आप यू टर्न ले रहे हैं, अब आप फिर वही लगे हुए हैं कि यू टर्न नहीं लिया, यू टर्न नहीं लिया। तो मुझे तो इनकी लॉजिक अच्छा। इसी तरह आर्मी चीफ के ऊपर आप आ जाएं, इन्होंने कहा जी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, फिर वो इलेक्शन होंगे, केयर टेकर हुकूमत आएगी, उसके बाद नई हुकूमत कर लेगी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा जी अब जो मर्जी आर्मी चीफ लग जाए, क्योंकि पता है इनकी बात नहीं सुनी गई, मानी नहीं गई। अब नया चीफ आएगा, उससे ये बिगाड़ना नहीं चाहते। फिर ये एहसान साहब, ये कैटेगोरिकली जो ये उनका बयान है कि अगर रजीम चेंज के पीछे एस्टैब्लिशमेंट नहीं थी तो इसको रोक ही लेती कम अज कम, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये देखें, अगर कोई आलमी साजिश थी तो एजेंसियों का क्या काम है, मिलिट्री का क्या काम है कि आलमी साजिश को रोकें। अगर उन्होंने आलमी साजिश को रोका नहीं इनके बकौल, तो इसका मतलब है वो मुलव्वस हैं। यानी कि पाकिस्तान की अपनी आर्मी और पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं वो इस मुल्क के खिलाफ साजिश कर रही हैं अमेरिका के साथ मिलकर। इसका ये मतलब है ना। और अब ये कहते हैं कि नहीं वो शामिल नहीं थी तो वो रोक देती, तो भाई उनका काम है रोकना। आप पूछ लें उनसे। आप तो किसी एक इल्जाम पे ठहर तो जाएं, कोई ठहर तो, एक आप अपने मौकफ पे ठहर तो जाए। और फिर कहते हैं, और फिर देखें कमाल, मुझे तो ये नहीं समझ आती, मौकफ से हट के कहते हैं हम मौकफ से नहीं हटे। मौकफ से हट भी जाते हैं और कहते हैं हम मौकफ से नहीं हटे। अभी आर्मी चीफ के बारे में लेटेस्ट रिमार्क जो दिया वो ये कहा है कि ये मेरिट पे आर्मी चीफ इसलिए नहीं लगाना चाहते क्योंकि ये मुझे नाअहल करना चाहते हैं आर्मी चीफ के थ्रू। इस बयान को आप इसको डायसेक्ट कर लें, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, लेकिन एहसान साहब, ये तस्नीम हैदर साहब जो आ गए हैं मंजर आम पे, उन्होंने तो अरशद शरीफ साहब का जो मर्डर है, इसके अलावा खान साहब पर हमले का इल्ज़ाम भी आप पे लगा दिया। सीरियस एलिगेशंस हैं, योर क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक। सू करेंगे उनको लंदन में आप? मेरे ख्याल से ऑलरेडी पुलिस रिपोर्ट भी उनके खिलाफ जो है वो दर्ज हो चुकी है, और उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई के लिए रिक्वेस्ट की गई है लंदन के अंदर ऑलरेडी, जहां तक मुझे पता है। लेकिन ये इतनी बोगस ये बात है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो मर्डर प्लान कर रहे थे और उन्होंने हर चौथे औथे गैरे को बुलाया हुआ था मीटिंग में, और उसमें ओपन डिस्कशन हो रही थी कि हम इमरान खान को भी ऐसे कर देंगे और अरशद शरीफ को भी ऐसे कर देंगे। वो कहते हैं मैं नून लीग का हिस्सा हूं, ही इज क्लेमिंग द मेंबरशिप। वो तो पहले ही रद्द कर दिया। उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा यार आपका वो किधर है नोटिफिकेशन लेटर, तो कहते वो गुम हो गया। यानी कि कमाल की इनकी प्रोपेगेंडा। खान साहब इसमें क्या है, वो खान साहब के पास से भी लेटर गुम गया था, वो हो जाता है ऐसे।
अच्छा देखिए, मैं तो आई एम एस्टोनिश्ड, आई डोंट इवन वांट टू, इट इज सच अ बोगस, ये इतना बोगस केस है। उसके खिलाफ डेफेमेशन भी होगी, पुलिस में केस भी दर्ज हो गया है, वी विल टेक हिम टू द क्लीनर्स। लेकिन कहने का मतलब आप इनकी सोच देखें, दे विल हैंग ऑन टू एनीथिंग फॉर प्रोपेगेंडा। एहसान साहब, ये लेकिन देखें हर ना, वो लंदन गंदी एक हरकत ऐसी कर, जगह है जहाँ पर कानून बहुत सख्त है, सो व्हाई वुड ही पुट सो मच एट स्टेक कि वहाँ बैठकर वो ऐसा इल्ज़ाम लगा देंगे जिसकी ग्राउंडिंग ही कोई नहीं है उनके पास। तो उसका वो रिजल्ट अब भुगतेगा ना, जो उसने वो लगाया है वो हाँ, उसका रिजल्ट बेहतरीन तरीके से भुगतेगा। लेकिन अब ये इनको बेवकूफ मिल गया है जिसको इन्होंने इस्तेमाल कर लिया है सियासी तौर पे, उसकी सही, जरूर चीखें निकलेंगी ठीक है। लंदन में कानूनी तौर पे। लेकिन मेरा सवाल यहाँ देखे, चले अगर हम उसको डिस्कस कर ही रहे हैं तो उसको फर्दर कर लेते हैं। मुझे बताएं, कोई मर्डर प्लान कर रहा होगा और वो इन लोगों को बुला के जो है वो प्लान करेगा, 25 लोगों को मीटिंग बुलाएगा उसके ऊपर कि जी आए हम ये इसके ऊपर प्लानिंग करें, आपका ये रोल होगा, आपका वो रोल होगा, ऐसे यानी कि कोई 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 लॉजिक की बात करें जो लोगों को हजम हो, समझ आए कि वो बंदा जिसको कोई जानता ही नहीं है पीएमएलएन के अंदर, उसको उस मीटिंग में बुलाया गया कि आओ भाई मीटिंग का हिस्सा बनो, हम मर्डर प्लान कर रहे हैं। तो ये चीजें, दिस इज, मैं वो कह रहा हूं कि इनकी सियासत इस हद तक गिर गई है कि ये इस हद तक आ गए कि लोगों को फेक बयानियां एक दिन गुजारने के लिए, दो सही, दिन गुजारने के लिए, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा अलाइव करने के लिए ये इस तरह की छोटी हरकतें करते ठीक हैं। है, पॉइंट आ गया तो आपका। ये महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद साहब, थैंक यू फॉर वेटिंग सो पेशेंटली। आप कैसे देखते हैं इमरान खान साहब के इस बयान को, जो कहा जा रहा है कि उन्होंने बिलाखिर ये कह दिया कि अगर रजीम चेंज के पीछे इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी तो इसको रोक ही लेती, इसको चेंज ऑफ हार्ट कहा जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये बयानिया खान साहब ने चेंज किया है या फिर हमें समझ नहीं आई कि वो कहना क्या चाह रहे थे? महमूद साहब सुन पा रहे हैं आप? महमूद साहब को दोबारा कनेक्ट करते हैं। आलिया साहिबा, आपने रिबटल सुना है एहसान साहब का, तो उनका कहना यही है कि आपने इंस्टॉल किया है और पे किया है उस बंदे को जिसने लंदन में बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कोई बुनियाद नहीं है इसकी। और ये कहना कि मियाँ साहब वहाँ से चले गए हैं, उसका बिल्कुल उलट होगा, उनको सू करेंगे और कटहरे में लेकर आएंगे उनको। जी, मैंने बिल्कुल एहसान साहब को सुना और मुझे बड़ी, जिससे कह लेना, अफसोस तो इस बात पर हुआ है कि इन जैसे लोगों को भी बेहतर जिस तरह से डिफेंड करना पड़ता है अपनी पार्टी को, ये वही वाला प्रोपेगेंडा है जो इन्होंने रोकड़ी साहब को बिठाकर किया था। याद है आपको? हम बिल्कुल चीखते रहे थे कि रोकड़ी साहब का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इन्होंने माना था। ये वही वाला प्रोपेगेंडा है कि किसी भी XYZ को पीटीआई के बंदे को लाकर बिठा दें। हमने तो कल से कहा है कि जी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी कोई रटा रटाया तोता ही लगता है। हमें कोई इतनी इस चीज के ऊपर, क्योंकि हमारे नॉमिनेटेड जो तीसरे लोग हैं, चौथा नाम नवाज शरीफ का भी और पांचवा मरियम नवाज का भी ऐड कर लें और इन्वेस्टिगेट कर लें। हम तो ये कह रहे हैं और हम तो कह रहे हैं चीफ जस्टिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और वैसे मेरे भाई के लिए डिफेमेशन लेटर अगर आज ये साथ लेकर बैठते ना, तो शायद इन लोगों की बात में वर्थ भी होती कि जी नवाज शरीफ पे किसी ने कत्ल का इल्जाम लगाया और नवाज शरीफ ने उसे लंदन या पाकिस्तान की अदालतों में भी घसीटा है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे इनके वजीर आजम ने डेली मेल को घसीटा था और आखिर में 57,000 पाउंड का उन्हें जुर्माना अदा करना पड़ गया। लेकिन मुझे वैसे जो है ना, ये कह रही है ना कि मुझे खान साहब की बातों को आकर बात करनी पड़, समझाना पड़ता है और अवाम में इन्हें लगता है कि अवाम में इतनी अकल, अवाम बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है। असल में अकल के मुझे शक उन लोगों की है जो कहते हैं नवाज शरीफ एक नशा है, जो कहते हैं कि जी जब भगोड़ा कहते हैं जी मुझे जेल में मच्छर काटते हैं और बीमारी के बहाने मुल्क से भागता है, तो ये पीछे नारे लगाते हैं शेर आया, या जो है अब ये कह रहे हैं कि मैं जो है डिफेमेशन करने की बजाय या उस बंदे को अदालत में ले जाने की बजाय या उसका रिबटल देने की बजाय वो लंदन से ही फरार होकर जा रहे हैं, चाहे वो वेकेशंस पर ही जा रहे हैं। पहला सवाल तो मेरे भाई को नवाज शरीफ साहब से ये करना चाहिए था, आप तो बीमार इतने ज्यादा हैं कि आप तो पाकिस्तान नहीं आ सकते, लेकिन आप वेकेशन के ऊपर लंदन से बाहर तो जा सकते हैं। तो ये सवाल तो इन लोगों को करने चाहिए, ये मेरे करने के सवाल नहीं है। और मेरी पार्टी ने क्या करना है वो हमारा जिम्मा है। मतलब आप ये कह रही हैं कि तस्नीम हैदर साहब के इल्जामात को आप भी सीरियस नहीं ले रहे? देखिए मेरी एक बात सुने, हमें सिर्फ इतना पता है इस वक्त हाथियों की एक जंग है, ये एफबीआर का डेटा लीक करते हैं, वो इनकी वीडियो रिलीज करते हैं, आपस में लड़ते रहे, हम तो पॉपकॉर्न खा रहे हैं। हम तो सिर्फ ये तमाशा देख रहे हैं कि पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जाने के बाद उन पे कीचड़ उछाला जाता था, ये पहली पार्टी है जो हुकूमत में रहकर उन पे कीचड़ उछाल रही है। हम ये नहीं करना चाहते, सही, ठीक हम है। करना चाहते हैं
कि ये जो दोबारा वही प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं ना, कभी ये मफामत करते हैं और कभी ये मजामत करते हैं। जब ये इक्तदार में आते हैं तो ये गले हैं, जब ये इक्तदार से बाहर होते हैं तो ये पाँव पकड़ते हैं। लेकिन इन सब लोगों के लिए हम अपनी बात पर, मेरा लीडर 26 साल से कायम था और अपनी बात के ऊपर कायम रहेगा। अमेरिकी साजिश भी हुई है, अमेरिका के कठपुतलियों को इस मुल्क पे मुस्तलत भी किया गया और उनके सहूलतकारों को, उनके हैंडलर्स को सब लोग जानते हैं। और FIR के अंदर इनके लीडर के भी नाम आएंगे और जनरल फैसल नसीर का भी नाम आएगा। और ठीक है, पॉइंट आ गया आलिया साहिबा आपका। महमूद शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। महमूद साहब, आप गुफ्तगू भी सुन रहे थे, ये बताइएगा इमरान खान साहब का जो बयान है इस पर क्या टेक है आपकी? महमूद साहब से रब्ता करते हैं। एहसान साहब, आपने सुना, तासुर यही दे रही हैं आलिया हमजा साहिबा के एक तरफ से ये जो टैक्स की डिटेल बाहर आई है जिस पे कार्रवाई आप कर रहे हैं वो भी डेलिबरेट है, और दूसरा ये बता दीजिए कि 26 नवंबर का जो PTI मार्च करना चाह रही है, जलसा करना चाह रही है, उस पर क्या ऐसा एतराज़ है? इमरान खान साहब इस वक्त एक इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, तो अगर वो वहाँ पर हेलीकॉप्टर के थ्रू आना चाह रहे हैं तो इसमें क्या ऐसी वायलेशन हो जाएगी जो आप अलाउ नहीं करना चाह रहे? देखिए, जो टैक्स का मैटर है, मेरी इसमें रहनुमाई कीजिएगा। जो ऑफिस होल्डर्स होते हैं, अब मुझे नहीं लॉ का इसका पता नहीं है कि क्या उनकी जो इनकम स्टेटमेंट्स या वेल्थ स्टेटमेंट्स या जो टैक्स फाइल वो करते हैं, क्या वो सीक्रेसी एक्ट से प्रोटेक्टेड होता है? इज दैट सो? ये किसी टैक्स एक्सपर्ट से पूछ इज इट सो? तो अगर तो प्रोटेक्टेड होता है तो फिर तो देखें ऑब्वियसली वायलेशन हुई है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मैं अपना इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि मेरे ख्याल से तो जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं और या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनका वैसे ही पब्लिक होना चाहिए। इसमें मुझे वैसे सियासतदानों का तो पब्लिक होता है। सालदार साहब फिर वो कार्रवाई करने की, इन्वेस्टिगेट करने की बात ही क्यों कर रहे हैं? अगर ये बाय लॉ सही हुआ तो कोई वायलेशन हुई है तभी कर रहे हैं। फिर मेरे नहीं, मैं नहीं कह रहा। देखिए, मैं तो इधर अपनी मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि मुझे इस चीज का नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर फिर ये बाय लॉ प्रोटेक्टेड होगा, कोई सीक्रेट होगा कि ये नहीं आप इसको इनकम स्टेटमेंट्स और वेल्थ स्टेटमेंट्स को कर सकते। तो अगर ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली इस पे तहकीक होनी चाहिए कि क्यों हुआ है, नहीं होना चाहिए अगर ऐसा कानून है। लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक राय दी है कि मेरे ख्याल से जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनका वैसे ही ये चीजें पब्लिक होनी चाहिए ताकि जो है वो उस पे मेरा एक वैसे के पॉइंट। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद जो 26 नवंबर का लॉन्ग मार्च है पीट्स को डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च का प्लान था जो कि 26 नवंबर को अब कहा जा रहा है कंक्लूड होने जा रहा है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ शेख रशीद साहब मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा क्या प्रेडिक्ट करेंगे 26 नवंबर को? काफ़ी कयास आ रही हैं, इमरान खान साहब क्या ऐलान कर सकते हैं? देखिए, 26 नवंबर तक सियासत जो है वो बड़ी हसास और बड़ी पेचीदा और बड़ी अहम होगी, क्योंकि अभी वजीर दाखिला और वजीर दिफा को मैं सुना है, मैंने वो कह रहा है कि 26 तक हम फैसला करेंगे। इसका मतलब है 5 दिन अभी ये कौम, उन्होंने कहा कि हो जाएगा 2-3 दिन में, और एंकर ने सवाल किया तो उसने कहा कि 26 तक हो जाएगा। सो अभी हालात काफी सीन फंसेंगे, सीन अड़ेंगे, और 26 को एक बहुत बड़ा जमे गफीर इमरान खान के जलसे में होगा। तो ये जो शेख साहब कहा जा रहा है कि खान साहब का बयानिया अब तब्दील हो गया है एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, क्योंकि उन्होंने कहा कि रजीम चेंज के पीछे वो नहीं थे, आप मुत्तफिक हैं इससे? देखिए, मैं तो कहता हूं कि ये बातें पहले ही हमें कह लेनी चाहिए। अच्छा, मुत्तफिक होना, मैं तो इससे भी ज्यादा मुत्तफिक हूँ कि देखें, जो कुछ भी होता है इस मुल्क में अदारों की अहमियत, उनकी जरूरत, उनका वकार और इज्जत, उसको मदूद खातर रखना चाहिए। शेख साहब, ये जो तस्नीम हैदर साहब ने बाहर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और कहा है कि नून लीग ने दरअसल अरशद शरीफ साहब को असैसिनेट किया है, इमरान खान का हमला करवाया। बड़ा हसास मसला है। अरशद शरीफ एक अजीम शहीद है और पाकिस्तान की सहाफत में
आज मैंने अपनी जिंदगी में किसी को इतना नामवर साफी नहीं देखा जिसको शहादत के बाद इतना एजाज मिला हो। इस शख्स ने जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल करना चाहिए, ये तो कानून और रसूल है। और शेख साहब, ये तोशाखाना पे भी अब खान साहब के खिलाफ जो है वो फौजदारी कार्रवाई का आगाज होने जा रहा है। अदालत में अच्छी बात है, जाएं और इमरान खान अपना दिफा करेंगे और वो सुरखरू होंगे। ठीक है, शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। एहसान साहब, आपने गुफ्तगू ये सुनी, इसके मार्च की बात कर लें तो अगर वहाँ पर इमरान खान साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई रोड मैप देंगे, या फिर अब वो इस तमाम तर अमल में जिसमें वो हिस्सा डालना चाह रहे थे, अपनी ओपिनियन आपसे शेयर करना चाह रहे थे, या आपको कन्विंस करना चाह रहे थे कि हमारी राय भी ली जाए? आपको लगता है कि अब डाई आउट करेगा ये सारा कैंपेन, या फिर मज़ीद अगर इसको वो तवालत देते हैं तो फिर हुकूमत कैसे कंट्रोल करेगी इस सूरत हाल को? देखिए, सबसे पहले तो जो इनका एक कोशिश थी कि आर्मी चीफ की तकर्री को मैं मुतनाज़ा बनाऊं, जब ये मरहला मुकम्मल हो जाता है तो उन्होंने ऑलरेडी अपनी टोन और ट्यून चेंज कर दी है, क्योंकि जो नए आर्मी चीफ हैं वो उनके साथ जो है वो अपने तल्लुकात नहीं बिगाड़ना चाहते। तो एक तो ये चीज हल हो जाएगी। दूसरा, देखें, हम समझते हैं जो गवर्नमेंट है उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इन्होंने जो भी शो करना है कर लें, और अगर ये लेकिन रेड जोन में दाखिल होंगे तो फिर हमने रोकने की कैपेसिटी भी है और हम उनको रोकेंगे भी। एहसान साहब, ये इसमें कोई लिंक है जो बात की जा रही है कि आप जो नाम का ऐलान नहीं कर रहे अब तक, उसको आप सिंक्रोनाइज कर रहे हैं इमरान खान साहब के मार्च के साथ, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, हम पहले क्यों करें और हम बाद में क्यों करें? जो टाइम है, एक टाइम है ना कि बाजवा साहब ने रिटायर होना है और उससे पहले पहले नाम अनाउंस होना है, तो हम उस टाइम के मुताबिक हैं ना। हम जल्दी कर रहे हैं ना हम देर में हैं। देर हम तब करें अगर वो डेट गुजर जाए, जल्दी हम तब करें। जल्दी क्यों करें? क्योंकि इमरान खान का प्रेशर है, तो इमरान खान के प्रेशर पे तो पाकिस्तान नहीं चलना है ना। हम वी आर एग्जैक्टली ऑन टाइम, और ये हम आईनी अमल जो है वो टाइमली इसको कर देंगे। अब इमरान खान साहब जो मर्जी करता रहे, वो अपना बयानिया तब्दील करे ना करे, वो और कोई नई कहानी शुरू कर दे, ये चीज अपने टाइम पे होनी है। हम उसके प्रेशर नहीं ले रहे। देखिए, इमरान खान कह रहा था कि इलेक्शन जल्दी करा दो, हमने नहीं कराया। हम उसको कह रहे हैं कि आओ आप जो है वो आके असेंबलियों में बैठे, ऑपोजिशन करें, हम बातचीत कर लेंगे कि इलेक्शन कब कराना चाहिए, कैसे देखें ना, लेकिन इतना प्रेशर में बिल्कुल इतना क्या ये स्मूथ है प्रोसेस, जिस तरह से आपने कहा कि अगर वो जो करना चाहें करें, क्योंकि इंस्टेबिलिटी जो क्रिएट होती है उससे चैलेंज आपके लिए भी आता है, उससे इकोनॉमिक प्रेशर भी आता है, मार्केट्स भी अफेक्ट होती हैं। और अभी तो कहा जा रहा है कि दोबारा से बैंक ट्रप्सी का जो है ना वो अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी है। देखिए, मैं बैंक करप्सी को मैं थोड़ा सा उसके ऊपर अगर पहले मेरा मौक़िफ़ ले लें, हमारा जो एक्सटर्नल डेट है उसका 22% हिस्सा जो है वो कमर्शियल और कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है, यानी कि बॉन्ड्स और सुकूक से रिलेटेड है। जो 78% हमारी बोरोइंग है वो बायलैटरल मल्टीलैटरल होती है। उसके ऊपर कोई भी मुल्क डिफॉल्ट नहीं करता। डिफॉल्ट अगर आप करते हैं तो तब करते हैं जब आप अपनी कमर्शियल जो बोरोइंग है और कैपिटल मार्केट की बोरोइंग है उधर अगर आप पेमेंट्स ना कर सकें अपनी वापस इंटरेस्ट पेमेंट्स, या तो वहां आप डिफॉल्ट करते हैं। तो वो इतना छोटा पोर्शन है कि उसके ऊपर हम डिफॉल्ट नहीं करने लगे। इस मुल्क की मईशत का $400 बिलियन का साइज है। तो ये एक फंडामेंटल है जो मैं आपके चैनल के थ्रू अवाम को बताना चाहता हूँ। दूसरा, देखें, ये 5 ईयर जो हमारे बॉन्ड्स हैं उसका CDS जो है ये इतना हाई गया है। और आप इसकी लॉजिक अगर इसको देखें कि ये कभी हो जाता है 50%, कभी ये 5%, कभी ये 90%, तो जितनी तेजी से ये ऊपर गया है उतनी तेजी से अगर हमारे रिजर्व्स थोड़े से बिल्डअप हो जाते हैं, $2-3 अरब से भी बिल्डअप हो जाते हैं, तो उसके अंदर ये 20-25% की जंप्स मार लेता है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई रियलिस्टिक मेजर है कि हम डिफॉल्ट करने जा रहे हैं। अभी हमारी करंट अनकरीब जो लायबिलिटी है वो $1 बिलियन के बॉन्ड्स हैं जो दिसंबर में मैच्योर हो रहे हैं। उसको हम बखूबी जो है वो रिटायर कर देंगे। एहसान साहब, लेकिन देखिए ना, ये जो सर्वेस जो बात कर रहे हैं वो क्या यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो गैलप का सर्वे आया उसमें यह था कि 90% जो बिजनेस कम्युनिटी है वो होपलेस है, वो ये देख रही है कि मुल्क सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। तो ये तो क्राइसिस तो है, क्योंकि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो
देखिए मुजम्मिल साहब, क्राइसिस है, क्राइसिस दुनिया में है, दुनिया में रिसेशन है। आपने यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी देख ली, एक जंग है जिसने पूरी दुनिया में एक एनर्जी क्राइसिस क्रिएट कर दिया है, जिससे सब मुल्क इंपैक्टेड हैं। अगर हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर ऑर्डर नहीं, अब मेरी एक टेक्सटाइल वाले से फैसलाबाद में बात हो रही थी, वो कह रहा था आपने हमें 20 रुपए का यूनिट भी दे दिया, जो कि जिस पे हम खुश हैं, आपने हमें $9 की गैस भी दे दी PMMBTU, लेकिन हमारे पास अगले महीने के ऑर्डर्स नहीं है। ऑर्डर्स क्यों नहीं है? क्योंकि रिसेशन है दुनिया के अंदर, उनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। तो और देखें, मैं आप यहां एग्री करता हूं कि आपकी इकोनॉमी अगले 2-3 साल एक मुश्किल हालात से गुजर रही है, क्योंकि आपकी जब $80 अरब की आपकी इंपोर्ट्स होंगी, 31-32 अरब डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट्स होंगी, आपका ट्रेड डेफिसिट ही 50 अरब का होगा, तो चीजें कोई बहुत यहां अच्छी तो नहीं चल रही। लेकिन इन मुश्किल हालात को हम लोगों ने जो है वो बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कंप्रेशन कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम जो करंट अकाउंट है उसको 10 अरब से नीचे रखें। आप इन मुश्किल हालात में बेहतर मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, कोई जादू की छड़ी नहीं आने वाली, लेकिन अगले इनके पास कौन सी आ रही है? ये कौन सी कोई इनके पास प्लान है कि इसको फौरन चेंज कर देंगे? नहीं है प्लान। देखिए, प्लान एक ही है मुजम्मिल, आपका नंबर 1 एजेंडा जो होना चाहिए, जिसमें ये भी शामिल हो, PTI भी शामिल हो, कि हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से जान छुड़ाना शुरू करें। दे आर ब्रीडिंग अस। नंबर 2, हम टैक्स नेट के ऊपर, जिस तरह ये आपके ये हो गए ताजर हो गए, जो सेक्टर्स नहीं है टैक्स नेट में, मिलकर डिसाइड कर लें कि इनका हमने रगड़ा निकालना है, हमने इनको टैक्स नेट में लाना है। ये चीखें, ये रोएं, हमने इनकी बात नहीं सुननी। आप सियासत ना करें, हम सियासत नहीं करते, हम इनको जो है वो वी विल ब्रिंग देम इनटू द टैक्स नेट। और इसकी तीसरी चीज ये है, वी हैव टू लिव विद इन आवर मींस। हमने वो चीजें इंपोर्ट नहीं करनी जो हमें फॉरेन, जिनकी जरूरत नहीं है। हमें महंगी गाड़ियों की जरूरत नहीं है। बाकी यहां हम लोग अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर काम करें कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है, ये चीजें करने की जरूरत है। ये डिबेट होनी चाहिए। यहां पॉलिटिकल एरिया में डिबेट क्या हो रही है? डिबेट हो रही है आलमी साजिश, हकीकी आजादी। डिबेट हो रही है कि चोरों को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं दहशतगर्दों से बात कर लूंगा, इनसे नहीं करूंगा। तो भाई फिर आपको हुकूमत मिल भी जाए, आप आ जाए हुकूमत में, हम नहीं आपको चलने देंगे, फिर आप कैसे कर लेंगे? इस तरह नहीं चल एहसान सकता। साहब, वो खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी फरमाया था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया इसलिए ताकि नवंबर की तैनाती उनको ना करने दें। तो नॉन इश्यूज पर तो आप लोग भी उसको लाइमलाइट में लेके आते रहे। देखिए, उन्होंने जो बात की उसका एक बैकग्राउंड है। क्या बैकग्राउंड है? देखिए, इमरान खान ने जून जुलाई में ये नहीं कहा था कि हम तो इनसे जो है अपने सेनेट के नंबर भी पूरे कराते रहे, बिल के ऊपर भी वोट हम इनसे मिलके कराते रहे। क्या DG ISI ने नहीं कहा आपको कि मेरे से जब पूछा गया कि कब कौन सा है सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला, तो मैंने कहा इकोनॉमी, उन्होंने कहा ऑपोजिशन। तो क्या ये इनके चीफ मिनिस्टर ने नहीं कहा कि जो है वो इनके नैपी चेंज हो रहे थे और इनको, और क्या हम नहीं चीख चीख के कह रहे थे कि फौज इनका हाथ छोड़ दे तो इनकी हुकूमत गिर जाती है? तो देखें, एक आपने ऑफिस को सियासी तौर पे इस्तेमाल किया, जो कि नहीं होना चाहिए। एहसान साहब, ये बिल्कुल उसको जी, इस पे आपका मौक़िफ़ चाह रहा हूं कि देखें ना, आपने ये सारी इकोनॉमिक कंडीशन एक्सप्लेन की, तासुर ये मिलता है कि PMLN या PDM बिलखसूस आप कह लीजिए, ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसको एक्नॉलेज नहीं करती। वो ये कहते हैं कि सड़कों पे जो हो रहा है होता रहे, हम सूरत हाल बेहतर कर लेंगे। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल इकोनॉमी कनेक्टेड होती है। अगर स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं आ पा रही और सियासी तौर पर इस्तेहकाम के लिए आप कुछ नहीं कर रहे, तो फिर कहीं और भी परफॉर्म आप नहीं कर सकते। देखिए, अब फिर हम क्या करें? हमारे पास ऑप्शंस क्या हम इमरान खान की बात मान इलेक्शन जल्दी करा दें, क्योंकि वो कहता है मैं इसके अलावा तो बात नहीं करूंगा। अगर हम ये कर लेते हैं और तासर ये जाता है कि हम उसके प्रेशर में आके हमने इलेक्शन जल्दी करा दिया है, तो अगली ऑपोजिशन भी जो है वो हुकूमत से ये डिमांड करेगी कि आप इलेक्शन करा दे। तो हम ये डिमांड नहीं मान सकते। दूसरी डिमांड उसकी क्या थी कि आर्मी चीफ की तकरीरी जो है वो हम नहीं करें। तो भाई वो क्यों ना करें? दोनों डिमांड्स गलत थी। हम क्या कह रहे हैं? हम ये अब इसका हल क्या है? हल ये है कि हम भी टायर हिम आउट, वो करे जो तमाशा करना है। जब उसको एहसास हो जाएगा कि भाई ये मेरी दोनों बातें नहीं चल रही, वो घर चला जाएगा। ये आपने इसकी लॉन्ग मार्च में क्या देखा है? आधे किलोमीटर। एहसान साहब, ये तो बड़ी आपकी ऑप्टिमिस्टिक उनसे उम्मीद है खासी, क्योंकि वो 2013 से सिवाय 3 साल जब वो हुकूमत में थे तो वो सड़कों पर ही हैं तब से। तो रहे सर, फिर ये लेकिन जब ये रियलाइजेशन आ जाएगी कि इन्होंने सड़कों पर रहना और निकलना कुछ नहीं है, तो ये चीजें फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी ये नहीं फैला सकेंगे, फिर वो बात खत्म हो जाएगी।
अभी ये तो एक ये बिल्डअप हो रहा है ना, आर्मी चीफ की तरफ बिल्डअप हो रहा है, फिर जी पता नहीं ये लॉन्ग मार्च होगी क्या होगा। लॉन्ग मार्च तो ये डिले करते जा रहे हैं, कुछ हासिल नहीं किया ना। मेरा सवाल और मेरा जो सवाल है, ये आधे किलोमीटर की लॉन्ग मार्च थी, 15 किलोमीटर लंबा पाकिस्तान में ये कहते हैं हम इनकलाब ला रहे हैं। दिस इज अ बोगस। और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये जो नुकसानात जो ये समझ रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं। इनका तासुर, इनका जो वजन है इस लॉन्ग मार्च की धमकियों का, ये खत्म हो रहा है और ये आगे आने वाले हफ्तों में हमारे ख्याल से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखना ये है कि अब 26 नवंबर को इमरान खान साहब क्या ऐलान, इसके लिए हुकूमत भी प्रिपेयर्ड है। प्रोग्राम अपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।